Hi learners, hope you guys doing great. We have already completed a difference वाला वीडियो. Now the time is the process. हम इस वीडियो में जितने भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएसटी में आपके जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहला प्रोसेस सबसे इजी सेटिंग अप प्लानिंग प्रोसेस. सबसे पहला है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट स्टेप इज वी नीड टू द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव. क्या सेट करना होता है? हमें सेट करना होता है ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है? दे आर सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. हमारे ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड. और जब एक बार हमने ऑब्जेक्टिव बना लिए और होना कैसा चाहिए? इट शुड बी स्मार्ट. S stand for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for realistic and T stands for time bound. अब जब हमने अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया, we have to make certain assumptions regarding the future कि हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना होता है कि इकोनॉमी पॉलिसी क्या होगी, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मार्केट कंडीशन क्या होगा. ये जो फ्यूचर को लेके हमने जो अजम्पशंस बनाए कि फ्यूचर में क्या माहौल रहेगा, कैसे रहेगा, क्या कामकाज होगा, ये जो हमने बिजनेस के फ्यूचर को लेके अलग अलग अजम्पशंस बनाए, इससे हम क्या बोलते हैं? डेवलपिंग प्रीमाइसेस, मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर. कि भाई प्लान कर रहे हो, आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो आप देखो आगे जाके गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहेगी, इंटरेस्ट रेट को रहेगी, सेबीज की पॉलिसी क्या रहेगी, देकिंग मेकिंग अजम्पशंस. अब उस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे अलग अलग ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज. अब गाइस इसमें हमें इनोवेटिव आइडिया ढूंढने हैं. तो इसमें कहते हैं कि सबसे ज्यादा हमारी मेंटल एक्सरसाइज होती है जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा आइडियाज या वे ऑफ डूइंग अ टास्क ढूंढते हैं. अब अगर टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ढूंढना चाहिए ताकि डिसीजन में और अच्छा हो. अब आइडेंटिफाई कर लिए, फिर नेक्स्ट स्टेप है इवैल्यूएशन. यहाँ पे कीवर्ड लिखना है द प्रोज एंड कॉन्स. जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हमने आइडेंटिफाई किए, हर एक के देखो द प्रोज क्या है, हर एक के कॉन्स क्या है. तो इसमें तीन चीजें ध्यान रखना, एक है फिजिबिलिटी, एक है प्रॉफिटेबिलिटी और तीसरा है कॉन्सिक्वेंस. FPC, फिजिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंस देखो हर एक आइडिया के. फिर आपने देख लिया, इवैल्यूएट कर लिया सपोज सारे शेयर्स को, उसमें से जो बात आपको सही लगे, तो दिस इज अ रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. यहां पे जो हमने लिखा ना फिजिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंस, तो यहां पे हमें वही लिखना है, मोर फिजिबिलिटी, मोर प्रॉफिटेबिलिटी एंड मोर कॉन्सिक्वेंस, जो सबसे ज्यादा सही लगे. तो दैट इज लेस कॉन्सिक्वेंस, इसमें लेस हो, लेस दिक्कतें हो सॉरी. तो हम उस ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे. एक बार ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर दिया, अब दिस इज कॉल्ड द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. यहां पे हम एक्चुअली उसको क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट, हमारे प्लान को इम्प्लीमेंट करना. और लास्ट है फॉलो अप, चेक करना जैसा हमने सोचा था क्या वैसा हो रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, मेरे शेड्यूल के हिसाब से हो रहा है कि नहीं. तो उससे हम बोलते हैं फॉलो. सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मेकिंग अजम्पशन, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स देखना, उसको इवैल्यूएट करना, बेस्ट को करना, रियल सेलेक्ट द रियल पॉइंट, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, और चेक करना सब चीज़ें सही जा रही है कि नहीं, सब चीज़ें सही जा रही है कि नहीं जा रही. क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं. ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस. अब ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन. ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क. वर्क शुड बी डिवाइडेड जिससे हमारा बर्डन रिड्यूस हो जाए. सबसे पहले द बर्डन शुड बी रिड्यूस. और क्या पॉइंट होता है? एक होता है डुप्लीकेशन, हमारी कम हो जाए. यहाँ पे क्या करना है? जितने भी सारे काम है, सारे काम को आइडेंटिफाई करो एंड छोटे छोटे पीसेस में बांटो. फिर नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन. यहाँ पे हम ग्रुपिंग करते हैं वर्क को ऑन सिमिलर नेचर, एक जैसे. सिमिलर नेचर आइदर इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और आइदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट. एक जैसे काम को, सिमिलर नेचर वर्क को साथ में लेकर आओ. अब जब ये सिमिलर नेचर को लाते हो तो इंसान वही काम बार बार करेगा. प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स करेगा. जब एक ही काम बार बार कंटिन्यूसली करोगे तो इट रिजल्ट्स इन
स्पेशलाइजेशन। जिस काम में आप एक्सपर्ट हो उसे हम बार बार अगर कंटिन्यूसली करते चलोगे इट रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन। थर्ड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जब भी किसी, अब हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, इसके नीचे 2 मैनेजर होंगे। अब ये जो भी लोग हैं हमें काम असाइन करना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को। जब काम असाइन कर रहे हैं तो देयर शुड बी, इसमें प्लीज लिखिएगा, देयर शुड बी अ मैच बिटवीन द जॉब एंड द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय। किसके बीच में मैच होना चाहिए? एक होता है जॉब और स्किल, यानी कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द एम्प्लॉय के बीच में मैच होना चाहिए। फिर लास्ट है, अब हमने ये एस्टैब्लिश असाइन करने के बाद वी नीड टू एस्टैब्लिश अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जब ये स्ट्रक्चर बन गया तो क्लैरिटी मिल गई कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा। वी गेट अ क्लैरिटी कि कौन whom विल रिपोर्ट टू whom एंड who विल गिव ऑर्डर्स टू whom। आप किसको रिपोर्ट कर सकते हो, किससे ऑर्डर ले सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। हम एस्टिमेटिंग द मैन पावर में सबसे पहले क्या करते हैं, कितने लोग चाहिए। तो उसमें कितने तरीके के एनालिसिस होते हैं? 2, WL एंड WF। वर्कलोड का मतलब क्या है? हमें जो टास्क करना है, काम करना है, उसके लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड। जो भी हम टास्क कर रहे हैं हमें कितने लोग चाहिए। वर्कफोर्स से हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअल में हमारे पास अवेलेबल कितने हैं। इसके डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा या तो आप अंडर हो या ओवर स्टाफ हो या ऑप्टिमम स्टाफ हो। और हमें इससे ये भी पता चल जाएगा जो भी लोग हमें चाहिए क्या स्किल्स और नॉलेज उनमें होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। अब जो भी एम्प्लॉयज़ आएगा उनको सेलेक्ट करना, सर्च 2 चीज़ें। अब एम्प्लॉयज़ को नौकरी के लिए अप्लाई करवाना तो 2 चीज़ें याद रखना, इसमें होता है S and S। फर्स्ट S स्टैंड फॉर सेलेक्ट, सर्चिंग। लोगों को बोलो आओ 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 नौकरी के लिए ढूंढो। और फिर स्टिमुलेट, जो लोग हमारे पास आ गए उनको उत्साहना, उनको बोलना कि भाई आओ और नौकरी के लिए अप्लाई करो। अब इतने सारे कैंडिडेट्स में से जो भी हमारे पास जिनने नौकरी के लिए अप्लाई किया, चूजिंग द बेस्ट वन, चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। अब सिलेक्शन से दोनों को फायदा होता है, एम्प्लॉय का सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय मिलता है। एम्प्लॉय को क्या बढ़ता है दैट इज अ सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है, दे गेट द बेस्ट एम्प्लॉय। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब है जिस भी एम्प्लॉय को आपने सेलेक्ट किया है उसके द्वारा ऑक्यूपाइंग द पोजीशन, जिस भी पोजीशन के लिए आपने उसको सेलेक्ट किया, भाई प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, वो पोजीशन को ऑक्यूपाई करे और उस पर काम करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। फेमिलियर कराना 2 चीज़ों से, एक है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन और दूसरा है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। क्या चीज़ से फेमिलियर कराना? 2 चीज़ें, एक है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। अब नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अभी जस्ट इससे पहले वीडियो को प्लीज़ इससे पहले डिफरेंस वाला देखा होगा तो वहाँ पे मैं क्लियरली डिस्कस किया है। एक सेकेंड गाइस। हाँ, अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जब हम एम्प्लॉय को जॉब रिलेटेड स्किल्स और नॉलेज की बात करते हैं तो दैट इज योर ट्रेनिंग, और जब भी करियर या ग्रोथ, बेटर लाइफ की बात करते हैं दैट इज डेवलपमेंट। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। हर कोई इंसान जब ऑर्गेनाइजेशन जुड़ता है ही नीड टू बी अप्रेज, उसको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे ये DAP, फर्स्ट D स्टैंड्स फॉर डिटरमाइनिंग, उसका जॉब, डिफाइनिंग द जॉब। A स्टैंड्स फॉर अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक। D stands for defining the job, A stands for appraising the performance and P stands for providing feedback. अब कोई भी एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन जुड़ता है ही नीड टू ग्रो, वो चाहता है वो आगे बढ़े। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एम्प्लॉय का यही है, उसका आगे बढ़ना मतलब प्रमोशन। आप यहाँ पे प्रमोशन को डिफाइन कर सकते हो। प्रमोशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द पोजीशन, जिसके वजह से उसका स्टेटस, पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इंक्रीज होती है। और लास्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन 2 तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब सैलरी, नॉन फाइनेंशियल रिकॉग्निशन। अब फाइनेंशियल भी 2 है, एक है TB और एक है PB।
TB मतलब टाइम बेस्ड, एक दिन का, एक महीने का इतना। परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब ज़्यादा आउटपुट बनाओगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे 3 प्रोसेस हो गए। अब चौथा है हमारा, इसमें एक और है, दैट इज़ योर सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, वी एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड अनफिट कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट हमें लगता है कि वो अनक्वालिफाइड है या अनफिट है, उसको पहले ही निकाल देते। मिसफिट, कि भाई मिलिट्री में जैसे इतने हेल्थ, इतने हाइट वाले चाहिए, इतने वेट वाले नहीं चलेंगे। या अनक्वालिफाइड में हमने बोल दिया कि हमें सिर्फ और सिर्फ CA लोग ही चलेंगे। अब नेक्स्ट है सिलेक्शन टेस्ट। तो यहाँ पे हम बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, मैं आपको इसको अच्छे से लिख देता हूँ। पहला होता है IT यानी इंटेलिजेंसी टेस्ट। इसके कीवर्ड्स क्या है, इसमें हम क्या चेक करते हैं, इसको हम एक तरीके के साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे हम चेक करते हैं द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, डिसीजंस कितने बढ़िया ले सकता है, इंटेलिजेंसी लेवल। नेक्स्ट है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे हम चेक करते हैं न्यू स्किल्स, कि आप नए स्किल्स सीखने के लिए कितना तैयार हो। ट्रेड टेस्ट, यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग स्किल्स, कि एम्प्लॉयज एग्जिस्टिंग स्किल्स कितने अच्छे से सीख सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटरेस्ट टेस्ट। यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है या द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सन। इसके अलावा एक और टेस्ट है, इसको हम बोलते हैं PT, पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ हम चेक करते हैं इमोशंस, बिहेवियर, रिएक्शन एंड मैच्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉई। कैसा लगा यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ेंगे। हो गया। अब जो भी एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू हुआ उसके बाद हमें चेक करना है उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड। तो यहाँ पे 2 नाम दिए, हाँ सॉरी, एम्प्लॉयज़ इंटरव्यू रह गया। एम्प्लॉयज़ इंटरव्यू इज योर इन डेप्थ कन्वर्जेशन। एक बार टेस्ट के बाद अब एक पैनल के साथ मीटिंग होती है, 2-3 लोग होते हैं, जहाँ पे इन डेप्थ, कीवर्ड इज इन डेप्थ कन्वर्जेशन होगा बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। क्या होगा? इन डेप्थ कन्वर्सेशन किसके बीच में होगा? इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। अब जो बंदा सेलेक्ट हो गया उसका हमें करना होता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, ताकि हमें क्या मिले, एक तो एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड वेरीफाइंग। क्या वेरीफाई करना होता है? वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। 2 चीज़ों के लिए, एक तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले और दूसरा जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है क्या वो सही है कि नहीं। फिर अब हम फाइनली करेंगे सिलेक्शन डिसीजन इसके बेसिस पे। यहाँ पे अब लेकिन हम जॉब ऑफर नहीं करते हैं, जॉब ऑफर करते हैं जब वो मेडिकली फिट हो। उसको क्या करना होता है? बहुत सारी मेडिकल एग्जामिनेशन देनी होती है, और जब कैंडिडेट्स फिट मेडिकली तो हम उसको देते हैं जॉब ऑफर। अब जॉब ऑफर में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पोस्ट या पोजीशन, और मेरे ख्याल से प्लेस, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, और प्लेस। अब जैसे ही वो जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जहां पे सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट, सिक लीव, कहां से काम करना है, क्यों करना है, कैसे, सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें कहां पे आ जाती है? हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। डन। अब इसके बाद एक और हम करना चाहेंगे, हो गया, एक और होगा आपका प्रोसेस, दैट इज योर लास्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस, दैट इज सेंडर मैसेज इनकोडिंग। अब सेंडर मतलब जो बंदा मैसेज भेज रहा है, मैसेज इसके मन में क्या ख्याल है। अब इनकोडिंग मतलब उसको वो रूप, एक रूप देना, जैसे कि आइदर इन टेक्स्ट फॉर्मेट, आइदर इन फोटोज, आइदर इन वॉइस नोट, उस जो भी आपके मन में थॉट्स हैं उसको कन्वर्ट करना इन वर्ड्स, पिक्चर्स, इमोजीज, तो उसको हम बोलते हैं इनकोडिंग। अब आप किसके थ्रू बेच रहे हो? सर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जाके मिल रहे हो, सर कॉल कर रहे हो, किस मीडियम के थ्रू बात पहुंचा रहे हो? अब जब सामने वाले को आपने मैसेज किया तो वो उसको पढ़ के समझेगा, दैट्स कॉल्ड डिकोडिंग, जिसको मिल रहा है रिसीवर। अब आपने सपोज, मैंने कृतार्थ को मैसेज किया कि कृतार्थ आई एम इन डाउट इन BSc चैप्टर नंबर 6, तो कृतार्थ पूछेगा सर विच टॉपिक, तो क्या हो गया? फीडबैक। दे कैन बी सम कम्युनिकेशन गैप, कि मैंने मैसेज भेजा उसका इंटरनेट बंद है, मैंने मैसेज भेजा मेरा इंटरनेट बंद हो गया, या शायद तक फ़ोन ख़राब हो गया, ये है, या उसमें उसके फ़ोन पे ऐप ही नहीं, डिस्टर्बेंस। ये जितना भी हमारे कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस आता है, ये 8 स्टेप नहीं है, ये 8 स्टेप कोई भी स्टेप में आ सकता है। जितना भी हमारे कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस आता है उसे हम बोलते हैं नॉइस।
अब लास्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मैंने गाइस सारे इंपॉर्टेंट कराए, इसके अलावा एक थियोरी है जो आप लोगों को पढ़ लेनी है, वो है मैस्लो, वो भी पढ़ा देता हूँ। मैस्लो में सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल, कि हर कोई इंसान मोटिवेटेड होता है फॉर द बेसिक, कि भाई हमें तो ये ही चाहिए, बेसिक नीड, बेसिक प्राइमरी नीड। फिर आता है इसमें सेफ्टी, कि पैसों के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास पैसा आगे भी रहे, तो यहाँ पे आता है जॉब सेफ्टी वगैरह। अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट रखना, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इमोशनल एंड सिक्योरिटी हार्म, कि भाई हमें वो टेंशन नहीं है। फिर इसके बाद होता है हमारा बिलोंगिंगनेस नीड, कि अब वी नीड अ सोशल एक्सेप्टेंस। फिर दोस्ती यारी होने के बाद वी नीड एन एस्टीम नीड, हमें क्या चाहिए, एक रिकॉग्निशन, हमें चाहिए एक स्टेटस, हमें चाहिए प्रमोशन। और लास्ट नीड है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब अचीविंग व्हाट वी आर मेड फॉर, हम फाइनली केपेबल है, हम क्या चीज़ के लिए बेस्ट है। इसमें एक साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, इसके अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, पीपल नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, अ सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट्स एन एम्प्लॉय, एंड अ पर्सन मूव टू नेक्स्ट नीड ओनली व्हेन लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड। फिर से पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन नीड्स, सेकेंड पीपल नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, person moves to next only when lower needs are satisfied, and last a satisfied need no longer motivates an employee। हो गया। अब लास्ट आपको इसमें पढ़ना है एक कंट्रोलिंग प्रोसेस। सबसे पहले हमें क्या सेट करना होता है, वी नीड टू सेट दी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ये वो स्टैंडर्ड्स है जिसके बेस पे हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर होगा। ये वो बेंचमार्क है जहाँ पे हम चेक करेंगे कि टारगेट सही है कि नहीं। अब हमारे स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, दे शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों, बिकॉज अगर आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। अब गाइस ये होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि हमारे एक्चुअल जो काम क्या है उसको मेजर करो। मेजरमेंट बिकम ईजियर व्हेन दे आर मेजर्ड, ये लाइन लिखना, मेजरमेंट बिकम ईजियर व्हेन दे आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स, व्हेन दे आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स एज पर द स्टैंडर्ड्स। और मेजरमेंट करने के बहुत से तरीके हैं, दैट इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, फिर हमारे प्रॉफिट रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, अकाउंटिंग रेशियो। अब इसके बाद हमारा कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग में क्या हो जाता है, कंपेयर अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंपेयरिंग कब होती है, और इसमें एक और लाइन से, मोस्टली मेजरमेंट इज डन, measurement is done after the task is completed। अब नेक्स्ट है कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कि उसको एक्चुअल को स्टैंडर्ड्स के साथ, ताकि हम क्या कर सके, फाइंड द डेविएशन। अब इसमें एक लाइन लिखिएगा, कंपेरिजन बिकम ईजियर। कंपेरिजन ईजियर कब हो जाता है, व्हेन द स्टैंडर्ड्स आर सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, व्हेन द स्टैंडर्ड्स आर सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अब हम करते हैं डेविएशन को एनालाइज। तो दो पॉइंट होते हैं, एक होता है सीपीसी और एक होता है एमबीई। CPC stands for critical point control. A manager who controls everything may lead to control nothing. And management by exception क्या कहता है, सॉरी ये मैनेजमेंट एक्सेप्शन हो गया। A manager who controls everything may lead to control nothing. CPC में याद रखना है, it is neither easy nor economical to keep a check on each and every activity. हमें फोकस करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ की रिजल्ट एरिया। फोकस क्या करना चाहिए, की रिजल्ट एरिया। और लास्ट है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अगर परमिसेबल लिमिट के बाहर है तो वी नीड टू टेक अ करेक्टिव एक्शन। जो चीज़ें खराब हुई है उसे हमें सही करना पड़ेगा। इसी के साथ बुक 1 के सारे प्रोसेसेस खत्म। टाटा बाय बाय, सी बाय गाइस।